हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड के बेसिक्स के बारे में। अब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के, मतलब सॉलिड का प्रोजेक्शन करने की कोशिश करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, अ स्क्वायर प्रिज्म ऑफ 30 mm बेस साइड एंड 60 mm लॉन्ग एक्सिस resting on HP on one of its base side which is 30 degree inclined to VP and its axis is inclined 45 degree to the HP. Draw its projections. तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर प्रिज्म, तो हमारे पास एक स्क्वायर प्रिज्म है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसकी पहली लाइन में ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन जरूर दिया होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A square prism of 30 mm base side, मतलब इस स्क्वायर प्रिज्म की बेस की साइड 30 mm है, और क्योंकि ये स्क्वायर है मतलब ऑल साइड्स इक्वल होंगी, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि A square prism of 30 mm base side and 60 mm long axis। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक्सिस की लेंथ हमें दी हुई है, यहाँ से एक्सिस की लेंथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जितनी एक्सिस की लेंथ होती है उसको हम हाइट भी कंसिडर कर सकते हैं। एक्सिस हमारा टॉप और बेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है, तो यहाँ पर अब हमें दिया हुआ है इसकी बेस साइड 30 mm एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग। ये हो गया इस क्वेश्चन में इसका डिस्क्रिप्शन। हर क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन जरूर दिया जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड। अब इसका क्या मतलब है, ये HP में कितनी तरह से रखा जा सकता है, तो हम देखते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर ये ऐसे रखा हुआ होगा तब हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस। अगर ये ऐसे रखा हुआ होगा तो कहा जाएगा रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स रेक्टेंगुलर फेस। प्रिज्म में रेक्टेंगुलर फेस होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। अगर ये इस तरह से रखा जाएगा तो ये कहलाएगा रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड। अगर इस तरह से रखा हो तो क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर। अगर ये इस तरह से रखा हुआ होगा तो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड। वर्टिकल साइड हम लोगों ने देखा था प्रिज्म में वर्टिकल साइड्स होती है कुछ। इसी तरह सपोज अगर किसी पिरामिड का क्वेश्चन हो तो पिरामिड में क्या दिया जाएगा, अगर इस तरह रखा हो तो हम बोलेंगे इसको रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस। अगर इस तरह से रखा हो तो बोला जाएगा रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड। अगर इस तरह से रखा हो तो ये कह सकते हैं रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर। अगर ऐसा ना रख के इसे पूरा इस तरह से रख दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेस। कुछ क्वेश्चंस में हमें अगर कोन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो कोन कैसे रखा जाएगा, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो कहा जाएगा रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस। अगर इस तरह रखा हो तो क्वेश्चन में कहा जाएगा रेस्टिंग ऑन HP ऑन अ पॉइंट ऑफ इट्स बेस सर्कल या बेस सर्कमफेरेंस। कभी कभी ऐसा भी रखा हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसमें कोई रियल साइड नहीं होती, इसमें इनफिनाइट जनरेटर्स होते हैं। तो अगर ये इस तरह से रखा जाएगा तो हमें क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा कि रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर या वन जनरेटर्स। सिलेंडर के क्वेश्चन में देखते हैं, अगर हमारे पास कोई सिलेंडर गिवन हो इस तरह से रखा गया तो ये कहलाएगा रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस। अगर इस तरह से रखा हो तो ये कहलाएगा रेस्टिंग ऑन HP ऑन अ पॉइंट ऑफ इट्स बेस सर्कल सर्कमफेरेंस। अगर इस तरह से रखा होगा तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर्स। अब देखते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन में प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो हम प्रिज्म को देखते हैं कि ये कैसे रखा हुआ होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड व्हिच इज 30 डिग्री इंक्लाइंड टू द VP। ये बेस की एक साइड से रखा हुआ है तो हम इस तरह से रख सकते हैं रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड। अब आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हिच इज 30 डिग्री इंक्लाइंड टू VP। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वो जो साइड HP में रखी हुई है, जिस साइड के थ्रू ये HP में रखा हुआ है वो वाली साइड वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बोर्ड वर्टिकल प्लेन है और ये जो हार्ड बोर्ड है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड मतलब इस तरह से रखा होगा, और इस तरह से रखने के बाद व्हिच इज 30 डिग्री इंक्लाइंड टू द VP। जो साइड आपकी HP में रखी हुई है बेस की साइड वो
आपके वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, मतलब कुछ इस तरह से इंक्लाइंड होगी। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लगभग इंक्लाइंड हमने 30 डिग्री इस तरह से इंक्लाइंड किया हुआ है। अब आगे दिया हुआ है कि ये कितना इंक्लाइंड है, तो आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द HP। अब ये जो एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एक्सिस हमारा जो कि बीच में होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है 45 डिग्री। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रखा होगा, इस तरह से रखे हुए ऑब्जेक्ट का हमें फ्रंट व्यू बनाना है, इस तरह से रखे हुए ऑब्जेक्ट का हमें टॉप व्यू बनाना है। अब हम जानते हैं कि इस कंडीशन में तो हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो इसके लिए कुछ एक मेथड को फॉलो करेंगे। तो मेथड क्या होगा, आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ के ये आइडिया तो लग गया हमें कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट आपका वो HP से या VP से किस तरह से रखा हुआ है। अब उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, उसकी ड्राइंग कैसे बनाएंगे, उसका प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये पता करना है कि वो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो किस प्लेन में रखा हुआ है या किस प्लेन को टच करता है। सबसे पहला स्टेप होगा हमें ये चेक करना कि ऑब्जेक्ट इज टचिंग टू विच प्लेन। आपका ऑब्जेक्ट HP से टच कर रहा है या VP से टच कर रहा है। अब सपोज कि वो HP से टच कर रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है HP में टच कर रहा है, तो सबसे पहले हम उसको HP में रखा हुआ एज्यूम करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज्यूम इट स्टैंडिंग ऑन HP। कब, जब वो HP में टच कर रहा हो। इफ टचिंग टू HP देन एज्यूम इट स्टैंडिंग ऑन HP। और अगर आप HP में रखा हुआ मानते हो, एज्यूम करते हो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप व्यू। मतलब हमने इसे जिस प्लेन में रखा है उस प्लेन में बनने वाला व्यू हम सबसे पहले बनाएंगे। सपोज कि किसी दूसरे क्वेश्चन में ये जो ऑब्जेक्ट दिया होगा क्वेश्चन में आपके, वो वर्टिकल प्लेन को टच कर रहा है, तो यदि वो वर्टिकल प्लेन को टच कर रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ एज्यूम करेंगे। सपोज यही ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर ये टचिंग टू HP है तो हम इसे स्टैंडिंग ऑन HP मानेंगे, और अगर यही ऑब्जेक्ट हमारा VP से टच कर रहा होगा तो हम इसे स्टैंडिंग ऑन VP मानेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि इफ यदि HP से टच कर रहे हैं तो एज्यूम इट स्टैंडिंग ऑन HP, और सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे। अगर दिया हुआ है कि ये VP से टच कर रहा है तो एज्यूम इट स्टैंडिंग ऑन VP, और इसका फ्रंट व्यू पहले बनाएंगे। इन दोनों लाइन में जो लिखा हुआ है कि कौन सा व्यू पहले बनाना है, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर ये HP में रखा है तो HP में बनने वाला व्यू मतलब टॉप व्यू पहले बनाएंगे। अगर वर्टिकल में हमने रखा हुआ माना है तो वर्टिकल प्लेन में बनने वाला व्यू मतलब फ्रंट व्यू हम पहले बनाएंगे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा, हमने इसे जिस भी प्लेन में रखा हुआ एज्यूम किया है, सपोज आपने इसे HP में रखा हुआ एज्यूम किया है, तो HP के साथ इसके जिस भी इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, जो भी इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, चाहे वो इसके एक्सिस का दिया हो, इसकी एक साइड का दिया हो, वो इंक्लाइनेशन हम पहले बनाएंगे। अगर ये HP में रखा है तो HP के साथ वाला इंक्लाइनेशन पहले बनाएंगे। अगर इसे हमने वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ माना है तो वर्टिकल प्लेन के साथ वाला इंक्लाइनेशन पहले बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इफ स्टैंडिंग ऑन HP ड्रॉ गिवन इंक्लाइनेशन विद HP फर्स्ट। मतलब अगर आपने इसे स्टैंडिंग ऑन HP माना है तो HP के साथ जिस भी चीज का इंक्लाइनेशन दिया है वो पहले आएगा। अगर आपने इसे स्टैंडिंग ऑन VP माना है तो VP के साथ जो भी इंक्लाइनेशन पहले दिया होगा वो हम पहले बनाएंगे। तो ये दूसरा स्टेप होगा हमारा। और तीसरे स्टेप में जो भी गिवन इंक्लाइनेशन बचा हुआ है क्वेश्चन में, जो भी गिवन है और वो अभी तक ड्रॉ नहीं किया है, तो लास्ट में हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसे HP में रखना है या VP में रखना है। जैसे कि पिछले स्टेप्स हमने पढ़ा कि स्टैंडिंग ऑन HP एज्यूम करोगे या स्टैंडिंग ऑन VP एज्यूम करोगे। जब स्टैंडिंग ऑन HP रखेंगे तो इसे किस तरह से रखेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसे मैं बहुत सारे तरीके से रख सकता हूँ। अगर ये इसे स्टैंडिंग ऑन HP माना है तो सबसे पहले ये रखा हुआ है इस तरह कि इसकी एक फेस हम राइट हैंड साइड में अगर लेते हैं, फेस राइट हैंड साइड में लेते हैं तो देखो क्या होगा। जब आप इसे इंक्लाइन करोगे तो इसकी बेस की एक साइड HP में रह जाएगी, और अगर ज्यादा इंक्लाइन करोगे तो पूरी की पूरी जो फेस है, रेक्टेंगुलर फेस है, वो HP में चली जाएगी। मतलब मैं इसे इस तरह तब रखूंगा जब मुझे HP में एक बेस की साइड चाहिए होगी या मुझे HP में एक वर्टिकल फेस या रेक्टेंगुलर फेस चाहिए होगी। एक दूसरा तरीका देखते हैं। एक दूसरे तरीके में इस तरह रख सकते हैं कि इसका एक कॉर्नर राइट हैंड साइड में है, मतलब एक वर्टिकल साइड राइट हैंड साइड में। अब अगर ऐसा रखेंगे तो इंक्लाइन करने में क्या होता है, देखो जब आप इसे इंक्लाइन करेंगे HP से तो यहाँ पर एक कॉर्नर रह जाएगा HP में,
इसका एचपी में एक कॉर्नर रह जाएगा, और अगर ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं तो इसकी वर्टिकल साइड जो कि हमें दिखाई दे रही है वर्टिकल साइड एचपी में आ जाएगी। मतलब राइट हैंड साइड में वर्टिकल साइड हम तब रखेंगे जब हमें बेस का एक कॉर्नर एचपी में चाहिए रहेगा या एक वर्टिकल साइड हमें एचपी में चाहिए रहेगी। अब देखते हैं दोनों समय डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब ये एक फेस को हमने राइट हैंड साइड में लिया है तब हम इसका टॉप व्यू बना के देखते हैं। देखिए एक फेस हमने राइट हैंड साइड में लिया है, जब हम इसे इंक्लाइन करेंगे तो इसका एचपी में बेस की एक साइड हो जाएगी और इसका रेक्टेंगुलर फेस एचपी में चला जाएगा अगर ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारा जो टॉप व्यू है ये इस तरह से बनेगा। टॉप व्यू इस तरह से बनेगा। अगर हम इसका नाम जैसे देते हैं ए बी सी और डी, तो हम देखते हैं कि ये जो लास्ट वाला प्रोजेक्टर है, अब हम कौन सी साइड की बात कर रहे हैं, इस ए बी सी डी में से बेस की कौन सी वो साइड होगी जो कि एचपी में रह जाएगी। वापस से देखते हैं, हमने इसे इस तरह से रखा था कि हमारी एक फेस राइट हैंड साइड में आए, फेस राइट हैंड साइड में आए। जब हम इसे इंक्लाइन कर रहे थे तो बेस की एक साइड एचपी में रह जा रही थी, जब पूरा इंक्लाइन कर रहे थे तो एक फेस एचपी में चली जा रही थी, रेक्टेंगुलर फेस। तो देखिए ये कौन सी साइड है, सी डी, मतलब जो हमारी राइट हैंड साइड की जो साइड है बेस की वो वाली एचपी में रह जा रही है। मतलब ये है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टर ये है, एक प्रोजेक्टर ये है। तो जो सबसे लास्ट प्रोजेक्टर में है, जो सबसे लास्ट प्रोजेक्टर में जो साइड है जो CD है, सबसे लास्ट प्रोजेक्टर वाली साइड वो HP में रह जाएगी। अब दूसरा तरीका हमने रखा था कि इसे हम इस तरह से रखते हैं कि एक वर्टिकल साइड राइट हैंड साइड की तरफ आए, तब जो टॉप व्यू बनेगा हम उसको देखते हैं। अभी हमने जो टॉप व्यू बनाया वो कुछ इस तरह बना हुआ है। अगर हम इसका नाम देते हैं A B C और D, तब हम देख रहे हैं कि ये एक प्रोजेक्टर A का है, ये B और D का प्रोजेक्टर है, ये C का प्रोजेक्टर है। अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट प्रोजेक्टर में हमारे पास यहाँ पर एक कॉर्नर है, लास्ट प्रोजेक्टर में एक कॉर्नर है। वापस उस चीज़ को समझते हैं कि हमने राइट हैंड साइड में एक वर्टिकल साइड को रखा था, एज्यूम किया था, और जब आप इंक्लाइन कर रहे हैं इसे तो एक कॉर्नर इसका C वाला कॉर्नर HP में रह जा रहा है। मतलब हम इस तरह का डायग्राम तब बनाएंगे जब हमें एक कॉर्नर HP में चाहिए रहेगा या ज़्यादा इंक्लाइन करने पे एक पूरी की पूरी वर्टिकल साइड HP में चाहिए रहेगी। अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स वर्टिकल साइड, तब हम इस तरह का टॉप व्यू बनाएंगे। हमारे पास दो टॉप व्यू है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये टॉप व्यू में जो लास्ट प्रोजेक्टर में C और D जो साइड है वो HP में रह जाती है। हम इसकी बात करते हैं ABCD, ये जो टॉप व्यू बना है इसमें एक कॉर्नर है लास्ट प्रोजेक्टर में, तो ये लास्ट प्रोजेक्टर वाला कॉर्नर HP में रह जाता है जब हम इसे इंक्लाइन करते हैं। तो इसे हम यहाँ पर बोर्ड पर बनाकर देखते हैं। यहाँ पर कुछ आइए देखते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे शॉर्टकट के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इस तरह का टॉप व्यू तब बनाएंगे जब आपको बेस की साइड HP में रखनी हो या बेस से रिलेटेड एक रेक्टेंगुलर फेस या ट्रायंगुलर फेस आपका HP में रखना हो। जैसे कि हमने ये देखा था, अगर आपकी एक बेस की साइड HP में चाहिए या फेस HP में चाहिए आपको, तब तो रेक्टेंगुलर फेस होगी प्रिज्म के केस में और ट्रायंगुलर फेस होगी पिरामिड के केस में। सपोज कि आपके पास ये एक पिरामिड है, पिरामिड HP में आपने स्टैंडिंग ऑन HP माना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेस, तब आप इसको इस तरह से रखेंगे कि इस तरफ एक साइड है राइट हैंड साइड में, और उसको जब आप इंक्लाइन करेंगे तो पूरी की पूरी एक अगली ट्रायंगुलर फेस HP में चली जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इस तरह आप एक साइड लास्ट प्रोजेक्टर में तब लेंगे जब आपको बेस की एक साइड HP में लेना हो या रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर फेस ऑन HP दिया हो तब। दूसरी चीज, आप यहाँ पर एक कॉर्नर लेंगे, कॉर्नर तब लेंगे टॉप व्यू में लास्ट प्रोजेक्टर में कॉर्नर हम तब बनाएंगे जब कॉर्नर ऑफ बेस ऑन HP दिया हो। किसी क्वेश्चन में अगर दिया जाता है कि रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर, तब हम राइट हैंड साइड में कॉर्नर लेते हैं और जब इसे इंक्लाइन करते हैं तो देखते हैं कि कॉर्नर HP में रह जाता है। और अगर ज्यादा इंक्लाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी एक साइड HP में आ जाती है। कौन सी साइड? अगर ये पिरामिड है तो स्लैंट वाली साइड HP में चली जाएगी, और अगर ये आपका प्रिज्म है, अगर ये प्रिज्म है तो इसकी वर्टिकल साइड HP में चली जाएगी। तो देखिए हमने उसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो कॉर्नर ऑफ बेस ऑन द HP होगा, और अगर आप ये इस तरह से बनाते हैं तो या तो वर्टिकल कौन से केस में? प्रिज्म के केस में, और स्लैंट किसके केस में? पिरामिड के केस में। ये दोनों साइड HP में जाएगी जब ये कॉर्नर यहाँ पर होगा तब। ये वाला डायग्राम हमें दिखा रहा है कि ये सर्कमफेरेंस दी हुई है, तो ये केस होता है या तो सिलेंडर के केस में होगा या कोन के केस में होगा। सपोज कि ये कोन दिया हुआ है हमें, कोन इस तरह से रखा हुआ है, जब
जब आप इसे इंक्लाइन करेंगे तो इसका एक पॉइंट, इसकी बेस की सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट एचपी में रह जाएगा। और वो पॉइंट कौन सा होगा? वैसे तो सर्कमफेरेंस में बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन वो पॉइंट जो कि लास्ट प्रोजेक्टर में आ रहा है वो वाला पॉइंट एचपी में रह जाएगा। तो पॉइंट ऑफ बेस सर्कमफेरेंस ऑन एचपी लिखा हुआ है। कौन सा पॉइंट? जो कि लास्ट प्रोजेक्टर में होगा। और यहाँ पे हमने लिखा वन जनरेटर ऑन एचपी। कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर, मतलब जब मैं इसे इंक्लाइन करते करते बहुत ज़्यादा इंक्लाइन कर दूँ तो इसका एक जनरेटर एचपी में आ जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर, तब आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, टॉप में इस तरह का डायग्राम बनाएंगे और इस पॉइंट से जाने वाला जो जनरेटर होगा वो आपका एचपी में रहेगा। अब यही चीज़ें ऊपर लिखी हुई वर्टिकल पेन के साथ रेफरेंस लाइन से ऊपर बनता है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आप इस तरह का डायग्राम कब बनाएंगे ये देखते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले वाले डायग्राम की। अगर कोई प्रिज्म है या कोई पिरामिड है वो यहाँ पर रखा हुआ है इस तरह से, और ऐसा तब मानेंगे तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपने स्टैंडिंग ऑन वीपी माना है, वर्टिकल पेन में रखा है, तो उसका बेस वर्टिकल पेन में आएगा। अगर बेस हमने वर्टिकल पेन में रखा है और जब मैं इसे वर्टिकल पेन के अकॉर्डिंग इंक्लाइन कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस तरह रखूंगी राइट हैंड साइड में, मतलब लास्ट प्रोजेक्टर की तरफ, ये डायग्राम हमें यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। लास्ट प्रोजेक्टर की तरफ जब हम एक साइड लेंगे तो इसको वर्टिकल पेन से इंक्लाइन करने पर वर्टिकल पेन में इसकी बेस की एक साइड रह जाएगी। और अगर ज्यादा इंक्लाइन करूंगा तो एक फेस जो होगी रेक्टेंगुलर फेस वो वर्टिकल पेन में चली जाएगी। अगर ये प्रिज्म है तो वर्टिकल फेस जाएगी। अगर इसकी जगह पर कोई पिरामिड होगा जिसकी हम साइड यहाँ पर लेंगे, कोई पिरामिड है उसको जब ज्यादा इंक्लाइन करेंगे तो इसकी ट्रायंगुलर फेस वहां पर वर्टिकल पेन में चली जाएगी। मतलब ये लिखा हुआ है, इस तरह का डायग्राम आप तब बनाएंगे जब साइड ऑफ बेस ऑन वीपी दिया हो, वर्टिकल पेन में बेस की एक साइड हो, या वर्टिकल पेन में रेक्टेंगुलर फेस प्रिज्म के केस में, ट्रायंगुलर फेस पिरामिड के केस में। अगर वर्टिकल पेन में दी है तो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। उसी तरह देखते हैं कि अगर कॉर्नर ऑफ बेस ऑन वर्टिकल पेन में क्वेश्चन में दिया होगा कि रेस्टिंग ऑन वीपी ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर, तब आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे। या वर्टिकल या स्लैंट साइड, अगर साइड की बात करते हैं वर्टिकल साइड या स्लैंट साइड इन द वीपी दी हो, क्वेश्चन में दिया हो कि रेस्टिंग ऑन वीपी ऑन वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड, ये प्रिज्म के केस में हो जाएगा। रेस्टिंग ऑन वीपी ऑन इट्स स्लैंट साइड, ये आपका पिरामिड के केस में हो जाएगा। अगर इस तरह दिया हो तो हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे। और इस तरह डायग्राम को बनाएंगे, ये सर्कल ये सिलेंडर के केस में या कोन के केस में होगा। सेम यहाँ पे जैसा एचपी के साथ हुआ था यहाँ पर वीपी के साथ होगा। तो आइए अब जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है उस क्वेश्चन को बनाने की। चलिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म ऑफ 30 mm बेस साइड एंड 60 mm हाइट रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड विच इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू द वीपी। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमने जो पढ़ा है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो हम चेक करेंगे कि ये किस प्लेन से टच कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज टचिंग टू विच प्लेन। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रेस्टिंग ऑन एचपी, मतलब ये ऑब्वियसली एचपी से टच कर रहा होगा, तो हम इसे एचपी में रखा हुआ मानेंगे। एज्यूम इट स्टैंडिंग ऑन एचपी। आप पूरे के पूरे प्रिज्म को स्टैंडिंग ऑन एचपी एज्यूम करेंगे तो उसका टॉप व्यू पहले बनाएंगे, वो भी हमने स्टेप में लिखा था। तो टॉप व्यू पहले बनाएंगे, तो अगर एक प्रिज्म हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है तो ऊपर से देखने पे उसका टॉप व्यू एक स्क्वायर बनेगा। तो वो टॉप व्यू हम यहाँ पर बनाते हैं। अब टॉप व्यू बनाने के लिए भी हमने देखा कुछ चीजें कि टॉप व्यू बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे कि यहाँ पर जो चीज एचपी में होगी, बेस की जो चीज एचपी में होगी वो आएगी लास्ट प्रोजेक्टर में। तो अगर मैं इसे लास्ट प्रोजेक्टर मानता हूँ तो यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा एक साइड। कौन सी साइड हम यहाँ पर बनाएंगे? बेस की एक साइड 30 mm बनाएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, इसकी साइड हम लेंगे 30 mm। टॉप से देखने पर अगर हम ये प्रिज्म को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं तो टॉप से देखने पर मुझे सिर्फ इसका टॉप व्यू, क्योंकि टॉप और बेस दोनों सेम है तो ऊपर से देखने पर स्क्वायर दिख रहा है 30 mm साइड का, तो हम टॉप व्यू पहले बना रहे हैं। टॉप व्यू बनाते समय ध्यान रखेंगे कि लास्ट प्रोजेक्टर में एक साइड आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए कि इसकी बेस की एक साइड एचपी में है, मतलब जो भी चीज उसकी एचपी में होगी, इन द एचपी होगी, वो लास्ट प्रोजेक्टर में आएगी। अगर एक कॉर्नर रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर बोला जाता है तो हम यहाँ पर एक कॉर्नर लेते हैं। अब ये बना लिया तो हम इसके कुछ नाम लिखेंगे। अब नाम लिखने से पहले देखते हैं कि इसके नाम क्या लिखे जाए। तो सिंपली इसके नाम लिख देते हैं ए,
बी, सी और डी। लेकिन ये तो एक प्लेन जैसा हो गया। हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक पूरा का पूरा ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म को जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो हो सकता है यहाँ पे ए बी सी डी इसके टॉप के नाम हो गए। अगर ए बी सी डी इसके टॉप के नाम है तो बेस के भी 4 पॉइंट है, तो बेस के भी कुछ नाम लिखना पड़ेगा। तो बेस के हम नाम लिखते हैं पी क्यू आर एस। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर जो टॉप के नाम है और बेस के नाम पता कैसे चलेगा कि टॉप का नाम क्या है, बेस का नाम क्या है? इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो टॉप के नाम है उन्हें एज इट इज ले लेता हूँ, जो बेस के लिए नाम हमने लिखा है उनको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। मतलब अभी यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ए बी सी डी ये जो है टॉप फेस ए बी सी डी ये टॉप फेस के लिए नाम है, पी क्यू आर एस ये बेस के लिए नाम है। तो अब हम यहाँ पे देख के बताएं कि यहाँ पर देखने में ये पता चल रहा है कौन सी वाली वो साइड होगी जो एचपी में रहेगी इंक्लाइन होने के बाद। तो लास्ट प्रोजेक्टर वाली रहेगी। लास्ट प्रोजेक्टर में कौन है? यहाँ पे या तो CD है या RS है। तो हमें पता है कि CD क्या है? CD टॉप वाली साइड है और RS क्या है? बेस वाली साइड। मतलब जब भी मैं डायग्राम में आगे इंक्लाइन करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि यहाँ पे RS जो लास्ट प्रोजेक्टर में साइड है बेस की वो एचपी में रह जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पे टॉप व्यू बना लिया है। टॉप व्यू बनाने के बाद इसकी मदद से इन्हीं के प्रोजेक्टर्स में हम बनाएंगे फ्रंट व्यू। तो जब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे इनके प्रोजेक्टर्स ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। हम इसके प्रोजेक्टर्स ऊपर की तरफ लेकर गए। अब ये प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ लेकर गए तो अब आपने इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से रखा है तो जो चीज एचपी में होगी इसका बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। आपने एज्यूम किया स्टैंडिंग ऑन एचपी। अगर बेस एचपी में है तो बेस के सारे पॉइंट का जो फ्रंट व्यू होगा वो आएगा रेफरेंस लाइन में। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी पॉइंट इन द एचपी होता है इसका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन में बनता है। तो इसका बेस का नाम हमने क्या लिखा था? पी क्यू आर एस। ये ब्रैकेट वाले जो नाम है ये है बेस के नाम। तो हम इनको लिख देंगे यहाँ रेफरेंस लाइन में। P और Q यहाँ है तो ये हो जाएगा P डैश Q डैश। R और S यहाँ है तो ये हो जाएगा R डैश S डैश। अब ये बनाने के बाद इसका टॉप हम बनाएंगे। टॉप कितने ऊपर बनता है? मतलब बेस वाली फेस P Q R S हमने यहाँ बना दी। टॉप वाली फेस इसकी हाइट के बराबर होगी। हमें इसके एक्सिस की लेंथ दी हुई है। इसके एक्सिस की लेंथ 60 mm दी हुई है क्वेश्चन में। मतलब बेस से टॉप होगा 60 mm ऊपर। तो हम यहाँ से इससे ऊपर 60 mm ऊपर आकर यहाँ से 60 mm की हाइट पर जाके 60 mm हाइट पर हम यहाँ पर एक और लाइन इस तरह से बना देंगे। ये हो जाएगा हमारा इसका टॉप फेस। टॉप फेस के लिए नाम क्या लिखेंगे? टॉप का नाम हमने लिखा था A B C D। तो यहाँ पर नाम हो जाएंगे ऊपर A डैश और B डैश, C और D यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा C डैश D डैश। हम इनको डार्क कर देंगे, इनको थिक लाइन से बना देंगे आउटलाइंस। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक्सिस। तो एक्सिस कहाँ होता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो टॉप का सेंटर होता है और बेस का सेंटर होता है उन दोनों को मिलाने वाली लाइन हमारी होती है एक्सिस। तो यहाँ पर पहले सेंटर ढूंढ लेते हैं, टॉप का सेंटर। तो सेंटर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? इनके डायगोनल्स मिला देंगे। A से C को मिला देंगे, B से D को मिला देंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा इसका सेंटर। अब हम सेंटर के भी नाम लिखेंगे। तो देखो टॉप है A B C D। तो टॉप का कोई सेंटर होगा, हमने उसका नाम ले लिया O। जैसे ये हमारे पास है A B C D, इसका सेंटर हो गया O। वैसे P Q R S इसका भी एक सेंटर होगा, उसका हम नाम लिख देते हैं M। और ब्रैकेट में लिखा है मतलब ये बेस का सेंटर हो गया और ये O का सेंटर हो गया। तो इनका भी एक प्रोजेक्टर बनाना पड़ेगा ऊपर पॉइंट्स के लिए। तो हम इनका भी एक प्रोजेक्टर बनाते हैं यहाँ से। ये प्रोजेक्टर यहाँ से गया है ऊपर की तरफ। तो O कहाँ था? O है टॉप का सेंटर। तो टॉप का सेंटर O है तो यहाँ पर हम लिखेंगे O डैश टॉप में। और बेस का सेंटर था M, तो बेस हमारा ये यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ हम लिख देंगे M डैश। और हम जानते हैं कि इस लाइन को मतलब जो हमारा एक्सिस है सेंटर लाइन उसको हम चेन लाइन से शो करते हैं। तो इसको चेन लाइन से शो कर देंगे। इसके बाद हमें इंक्लाइनेशन करना होता है। जिस प्लेन में आपने रखा है उस प्लेन के साथ वाला इंक्लाइनेशन पहले करना है। तो सेकंड स्टेप के लिए हमने देखा कि इसे हमने स्टैंडिंग ऑन एचपी एज्यूम किया था। तो एचपी के साथ वाला इंक्लाइनेशन देखेंगे।
HP के साथ इस ऑब्जेक्ट का एक्सिस का इंक्लिनेशन दिया हुआ है, एक्सिस इज इंक्लाइंड, क्वेश्चन में हमने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP। तो हम पहले HP वाला इंक्लिनेशन करेंगे। तो HP के साथ एक्सिस का इंक्लिनेशन दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर ये हमें परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम को हम अगले स्टेप में इस तरह से बनाएंगे कि इसका जो एक्सिस है वो 45 डिग्री इंक्लाइन होकर हमें मिलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनाते हैं, कहीं पर भी यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पर 45 डिग्री इंक्लाइन करके एक एंगल बनाएंगे। 45 डिग्री इंक्लाइन करके हम एक एंगल बनाएंगे यहाँ से, स्केल की मदद से यहाँ से 45 डिग्री इंक्लाइन हम एक लाइन बनाएंगे। ये 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन है। अब इस 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन में मुझे इस डायग्राम को इस तरह से बनाना है कि इसका ये कॉर्नर भी यहाँ पर आपके रेफरेंस लाइन में रखें, और दूसरी चीज इसका जो एक्सिस है वो भी इंक्लाइन हो जाए, मतलब कुछ इस तरह से डायग्राम बनना चाहिए, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। आगे डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि इसका एक्सिस इंक्लाइन हो जाएगा 45 डिग्री, इसका एक जो बेस की एक साइड एक कॉर्नर है वो यहाँ पर रह जाएगा। तो ये बनाने के लिए हम यहाँ की तरह कुछ चीजें देखते हैं। हम जानते हैं कि एक्सिस और बेस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, अगर हमें एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करना है, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। बेस और एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो जाएगा, बेस इसका 45 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा। सपोज कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन में एक्सिस को 30 डिग्री इंक्लाइन करना हो, तो हम जानते हैं अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री होता है, ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। मतलब एक्सिस जितना इंक्लाइन होगा, बेस उससे 90 माइनस थीटा डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा। बेस उससे कितना डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा? 90 माइनस थीटा डिग्री। तो जब हम इसे बनाएंगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम एक्सिस को इंक्लाइन ना करके हम बेस को इंक्लाइन करेंगे, और बेस को कितना इंक्लाइन करेंगे? एक्सिस का इंक्लाइनेशन जितना दिया हो उसको 90 में से माइनस करेंगे, जितना डिग्री बचेगा उतना डिग्री हम बेस को इंक्लाइन करेंगे। हमने देखा यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखते हैं हमें एक्सिस को जितना इंक्लाइन करना था, एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करना था, तो हम एक्सिस को इंक्लाइन न करके पहले बेस बनाएंगे, देन एक्सिस अपने आप 45 हो जाएगा। तो बेस को हम कितना इंक्लाइन करेंगे? 90 माइनस थीटा। तो एक्सिस को इंक्लाइन करना था 45 डिग्री, बेस को हम इंक्लाइन करेंगे 90 माइनस थीटा, मतलब वो भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पॉइंट लेके, और बेस इस तरफ आएगा, तो बेस को इंक्लाइन करने के लिए 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल लेके 45 डिग्री हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। इसमें हम पहले बेस को कंसीडर कर लेंगे। तो बेस देखते हैं, बेस का पॉइंट हमारे पास जो है, बेस का पॉइंट हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे, r डैश s डैश यहाँ पर, r डैश s डैश यहाँ पर ले लिया। अब कंपास से इतना डिस्टेंस सेट कीजिए, कंपास में इतना डिस्टेंस मेजर करके यहाँ रख के यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। कितना आर्क लगा देंगे? ये r से लेकर p तक का, क्योंकि हम यहाँ पे बेस को बना रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइन कर दिया, यहाँ पर इसका नाम लिख दिया p डैश q डैश। फिर वही m भी हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना है, m भी हमें वहाँ पे लोकेट करना है। तो कंपास से r से m तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ रख के एक बार यहाँ से यहाँ तक r काट देंगे, यहाँ पर हमें इसका सेंटर मिल जाएगा m डैश मिल जाएगा। अब देखिए बेस हमने इंक्लाइन कर दिया यहाँ पर 90 माइनस थीटा। थीटा क्या होता है? एक्सिस जितना इंक्लाइन करना है वो, और 90 माइनस थीटा हो जाएगा इसका बेस इंक्लाइन। अब हम यहाँ पर बेस बना देते हैं, बेस हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बाकी ये जो है हम इसको इरेज कर देंगे। इसके बाद में ड्राफ्टर की मदद से, इसके बाद में हम ड्राफ्टर की मदद से ड्राफ्टर को सेट करेंगे बेस के अकॉर्डिंग इस तरह से, और जो एक दूसरी परपेंडिकुलर साइड होगी उसकी मदद से हम यहाँ से पहले एक्सिस बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर m डैश के एक्सिस बनाएंगे, और उसी के साथ क्यों? क्योंकि बेस से परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है एक्सिस, तो बेस से परपेंडिकुलर हमने इस तरह से एक्सिस बना दिया, और बाकी की ये साइड्स भी कैसी हैं? बेस से परपेंडिकुलर ही है, तो ये साइड्स भी हम यहाँ से इस तरह बनाएंगे। वही ड्राफ्टर की एक साइड को इस साइड के अलोंग साइड करेंगे, दूसरी जो परपेंडिकुलर साइड होगी उसकी मदद से हम यहाँ पर बाकी की साइड्स बना देंगे। ये तीनों लाइन बन जाने के बाद हम जो सेंटर है हमारा, सेंटर वाली लाइन को हम और आगे की तरफ इस तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो अगर ये जितना हमने एंगल लिया था, ये उससे 90 माइनस थीटा एंगल पर हमें ये मिल जाएगा। हमने इसे 45 डिग्री लिया था, ये भी 45 डिग्री अपने आप हो जाएगा।
ये 45 डिग्री हमारा एक्सिस इंक्लाइंड हो गया। मतलब बेस को 90 माइनस थीटा डिग्री इंक्लाइंड करेंगे तो थीटा डिग्री ऑटोमेटिकली आपका एक्सिस बन जाएगा। इस एक्सिस को अब हम देखते हैं यहाँ पे ये बेस और बाकी साइड्स बन गई है। टॉप हमें कितना ऊपर था, ये 60 mm अबव था, तो यहाँ से कंपास से वापस से इतना डिस्टेंस सेट करेंगे, इस डिस्टेंस को लेकर यहाँ से यहाँ तक आर्क लगा देंगे और वही ड्राफ्टर की मदद से, ड्राफ्टर को हमने इसके साथ ऐसे सेट किया था, इसी को उठाकर यहाँ लाएंगे और यहाँ रखकर हम एक साइड बना देंगे यहाँ पर, तो ये डायग्राम हमारा एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। हम उसको बना देते हैं। ये डायग्राम जब कॉपी हो जाएगा तो आगे जो भी रिमेनिंग है उसको इरेज करके एज इट इज जो भी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई वही नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा a डैश, b डैश, o डैश, c डैश, d डैश और इसे चेन लाइन से शो करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सिस है। अब ये बनाने के बाद क्वेश्चन में जैसे दिया था HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड एक्सिस, तो हमने उसको इंक्लाइंड कर दिया। अब इस पर्टिकुलर केस में इसका टॉप व्यू क्या होगा, तो इसका टॉप व्यू इनके प्रोजेक्टर्स में आएगा। तो हम सबसे पहले इनके प्रोजेक्टर्स बना देते हैं। प्रोजेक्टर्स बनाने के लिए ड्राफ्टर का यूज करेंगे। ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सेट करेंगे। वर्टिकल वाली जो साइड होगी हॉरिजॉन्टल के साथ सेट करने पे एक जो परपेंडिकुलर स्केल होगा उस स्केल की मदद से सारे प्रोजेक्टर्स हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। सारे प्रोजेक्टर्स बनाने के बाद सारे जितने भी पॉइंट्स हमारे पास थे उनसे हमने प्रोजेक्टर्स बना दिए नीचे की तरफ, या रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद हम यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो कि लोकस होते हैं। इन सभी पॉइंट के लोकस हम बनाएंगे जो कि रेफरेंस लाइन के पैरेलल होंगे। आइए बनाते हैं। ये भी हम ड्राफ्टर की मदद से बनाएंगे। लोकस बना देने के बाद हम इनके कॉमन पॉइंट्स ढूंढेंगे। इसे देखते हैं एक तरफ से यहाँ पे कोई पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले टॉप के पॉइंट्स ढूंढ लेंगे, फिर बेस के पॉइंट्स ढूंढ लेंगे। तो टॉप हमारा था A B C D, तो स्टार्ट करते हैं A से। A का लोकस और A का प्रोजेक्टर यहाँ पर आके मिल रहा है तो ये हो जाएगा A। वैसे ही B का लोकस और B का प्रोजेक्टर यहाँ आकर मिल रहा है, ये हो जाएगा B। C का लोकस, C का प्रोजेक्टर यहाँ आके मिल रहा है C। D का प्रोजेक्टर एंड D का लोकस यहाँ आके मिल रहा है, ये हो जाएगा D। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसका सेंटर था एक O, तो O का लोकस, O का प्रोजेक्टर यहाँ हो जाएगा O। आगे नेक्स्ट बेस की बात करते हैं। अभी टॉप हो गया, बेस को देखेंगे। बेस के पॉइंट थे P Q R S। तो सबसे पहले देखते हैं P का लोकस, P का प्रोजेक्टर यहाँ हो जाएगा P। Q का लोकस, Q का प्रोजेक्टर यहाँ हो जाएगा Q। R का लोकस, R का प्रोजेक्टर यहाँ हो जाएगा R। S का लोकस, S का प्रोजेक्टर S। वैसे ही इसका सेंटर था M, तो M का प्रोजेक्टर, M का लोकस यहाँ पर हो गया M। अब बात करते हैं यहाँ पर मिलाएंगे कैसे इसको मिलाने के लिए एक खास बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम टॉप व्यू बना रहे होते हैं तो हम ऊपर से दिख रहे होते हैं। ऊपर से दिख रहे होते हैं मतलब आपने सबसे पहले स्टैंडिंग और HP माना था, फिर इसको इंक्लाइंड किया था। तो अभी आपका फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए फ्रंट व्यू अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से देखने पे सबसे पहले मुझे ऊपर से देखना मतलब ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा है। जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा ऊपर से, तो ऊपर से देखने में उसे सबसे पहले क्या दिखाई देगा? ऑब्जर्वर जब ऊपर से देखेगा तो उसे सबसे पहले ये वाला एरिया दिखाई देगा। देखिए अगर ये हमारे पास इस तरह रख रहा है, ऊपर से देखने में हमें टॉप तो कम से कम पूरा दिखाई देगा और इधर वाला फेस पूरा दिखाई देगा। इधर क्या है और इधर क्या है ये ऊपर से देखने वाले को नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इसका टॉप बनाएंगे, टॉप को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो चीज़ विजिबल होगी, जैसे कि हमने सॉलिड में पढ़ा है कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, तो जो चीज़ें विजिबल होगी सिर्फ वही हम रेगुलर लाइन से बनाएंगे और जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती है, जो कि विजिबल नहीं होती है, उन्हें हम डैश लाइन से शो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर से देखने पे ये जो पूरा टॉप है ABCD, ये हमें दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पर ABCD को कंप्लीटली बना देते हैं। A से B, B से C, C से D, D से A। यहाँ पर किसी भी पॉइंट को या किसी भी लाइन को छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा ऊपर से देखने में टॉप मिला था, टॉप पूरा बना दिया। अब टॉप के हर एक पॉइंट को बेस के हर एक पॉइंट से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें पता है टॉप में 4 पॉइंट है A B C D, नीचे बेस एंड P Q R S 4 पॉइंट है। हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अभी कहाँ जुड़ा हुआ है वो भी देखते हैं। यहाँ देखिए A से P जुड़ा हुआ होगा, B से Q जुड़ा हुआ होगा। अब कौन सा पॉइंट किससे अटैच है या कौन सा पॉइंट किससे मिला हुआ है, इसको देखने के लिए एक चीज और समझते हैं। इस डायग्राम में हमने जो ये P और A लिखा है या Q और B लिखा है, C और R, D और S, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में वर्टिकल साइड्स है। PA, QB,
सी आर डी एस ये वर्टिकल साइड्स है। ये कैसे होती है देखिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। ए के जस्ट नीचे पी है, इसलिए आपने यहाँ पे पहले ए लिखा है और ए के जस्ट नीचे पी लिखा है। टॉप से देखने में ए और पी हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये है क्या, ये वर्टिकल साइड है। तो मैं कह सकता हूँ वर्टिकल साइड, और ये एचपी से परपेंडिकुलर भी है, तो ऊपर से देखने में एक पॉइंट के फॉर्म में दिखती है। हमने लाइन में पढ़ा है कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन से परपेंडिकुलर होती है तो उसमें बनने वाला भी एक पॉइंट होता है। मतलब ये P और A या A और P एक वर्टिकल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, ऊपर से देखने में पॉइंट दिख रही है, लेकिन है क्या, ये लाइन है। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो PA, QB, CR, DS ये सब क्या है, ये वर्टिकल साइड्स। तो अभी देखिए इस डायग्राम में हमने ABCD बना तो लिया है। अब A को किससे जोड़ना है ये अगर हमें पता करना है तो यहाँ से देख सकते हैं, A को जोड़ेंगे P से, वर्टिकल साइड। तो ये A और P, अब यहाँ पे देखेंगे A और P क्या ये रेगुलर बनेगा या डैश बनेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम ऊपर से देखेंगे, तो हमें पता है कि जब यहाँ से देखेंगे तो इधर वाला फेस प्लस इधर वाला फेस पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो ये विजिबल वाला हमने टॉप पहले बना दिया, A B C D। अब ऊपर देखने में देखा A दिख रहा है, तो A से P तक वाली लाइन में दिख रही होगी, और A से P क्यों मिला है, A से हमने R को या S को क्यों नहीं मिलाया, क्यों, क्योंकि A से P जो वर्टिकल साइड है A के जस्ट नीचे P है, तो A से P को यहाँ पे मिला हुआ है। ऊपर से देखने पे A और P दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं A से P तक रेगुलर लाइन बनाऊंगा। उसके बाद में अगला आता है A के बाद आता है B, तो B से किसको जोड़ेंगे, तो देखो B के साथ कौन है, B के साथ Q है। B से Q को जोड़ेंगे तो बेटा B से Q तक भी हमें दिखाई दे रहा है, B से Q तक भी हमें दिखाई दे रहा है, तो हम ये B से Q तक यहाँ पे इसको भी रेगुलर बनाएंगे। ऊपर से देखने में यहाँ B से Q दिख रहा है, इसको हमने यहाँ पे बना दिया। अब बात करते हैं C से किसको मिलाना है, तो देखो C के साथ है R, मतलब जहां ऊपर C होगा उसी के जस्ट नीचे R होगा, तो एक वर्टिकल साइड होगी, तो C से R को मिलाना है। C से R को मिलाएंगे तो क्या ये दिखाई देगा, ऊपर से, ऊपर ऑब्जर्वर यहां से देख रहे हो उसको ये नहीं दिखाई देगा, तो C से R अगर नहीं दिखाई देगा मतलब C हमारा यहाँ है और R यहाँ है, तो वो आएगा डैश लाइन से। मैं यहाँ पे डैश लाइन बना सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास एक रेगुलर लाइन बनी है, तो डैश लाइन उसके नीचे बनेगी, तो वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, तो बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि C से R तक भी एक साइड है वर्टिकल साइड। उसके बाद देखते हैं C हो गया, C के बाद D, D से किसको मिलाएंगे, S को। देखिए D से S को मिलाना है, DS एक वर्टिकल साइड है, D ऊपर है S नीचे है। D से S तक हम यहाँ पे जो लाइन है वो ऊपर से देखने पे नहीं दिखाई दे रही है, तो D से S को भी हम एक डैश लाइन से मिलाएंगे, और वो डैश लाइन हम बनाएंगे तो यहाँ पर, लेकिन उसके ऊपर वाली लाइन जो रेगुलर बनी हुई है वो उसको ओवरलैप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे प्रोजेक्टर बनाया, लोकस बनाया, पॉइंट ढूंढे, इसके बाद जब मैं इसको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप, फिर टॉप के पॉइंट्स को बेस के पॉइंट से जोड़ेंगे। अब लास्ट में हम बेस को जोड़ेंगे, तो बेस को जोड़ने से पहले यहाँ ऊपर से दिख रहा है P डैश Q डैश क्या है, P Q ये दो पॉइंट है बेस के, तो P डैश Q डैश क्या होगी, बेस की एक साइड होगी। P से Q ये जो बाहर की तरफ की रेगुलर लाइन बनेगी, क्यों, क्योंकि ऊपर से देखने में P डैश Q डैश दोनों दिख रहे हैं, तो P से Q तक वाली लाइन दिखाई देगी। अब Q से R क्या ये विजिबल होगा या नहीं होगा, तो Q से R हम देखिए यहाँ पे अगर ये विजिबल नहीं भी है, नीचे की तरफ है, Q से R यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। जब हम ऊपर से देखेंगे तो Q से R ये इस साइड वाला एरिया भी नहीं, ऊपर से देखने में सिर्फ इधर वाला एरिया प्लस इधर वाला एरिया दिखाई देगा, इधर वाला और इधर वाला नहीं दिखाई देगा। तो Q से R इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो डैश लाइन आएगा। तो Q से R हम डैश लाइन बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी रेगुलर लाइन बनी है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं R से S, ऊपर से देखने में ये तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। R से S हमने पहले P से Q जोड़ा, फिर Q से R जोड़ा, R से S जोड़ेंगे, बेस को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो R से S जोड़ेंगे, तो R से S नहीं दिखाई दे रहा, और R से S कैसा बनाएंगे, जो विजिबल नहीं होता उसको बनाते हैं डैश लाइन से। तो R से S जो है वो हम बनाएंगे यहाँ पर डैश लाइन से, इसको हमने बना दिया। अब R से S जोड़ दिया, फिर S से P को वापस जोड़ेंगे, P से Q, Q से R, R से S, R से और S से P वापस आएंगे, तो S से P क्या ये दिखाई देगा, तो S और P यहाँ पर है, ये भी ऊपर से देखने में नहीं दिखाई देगा, तो डैश लाइन आएगा जो कि इसके नीचे आ जाएगी, ओवरलैपिंग के कारण हमें डायग्राम ऐसे मिल जाएगा। अब सबको मिला देगा, अब से बचा एक्सिस, तो एक्सिस यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसे एक्सिस में पता है हम चैन लाइन से बनाते हैं, ये हमने बना दिया। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP, हमने ये बना दिया यहाँ तक। अब क्या बचा हुआ, थर्ड स्टेप क्या है हमारे ट्रिक का, हमने जो लिखा था सॉल्यूशन के स्टेप्स लिखे थे, उस स्टेप में जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है जो भी बचा हुआ इंक्लाइनेशन है, तो
इस क्वेश्चन में भी क्या बचा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था रेस्टिंग ऑन HP, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि प्रिज्म रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड व्हिच इज 30 डिग्री इंक्लाइंड टू द VP। अभी जो बेस की साइड है उसको हमने 30 डिग्री इंक्लाइंड नहीं किया है। बेस की वो कौन सी साइड होगी जो कि HP में रही है, ये देखते हैं यहाँ पर। तो थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था, जो हमने ट्रिक लिखी थी, उसमें हमने ये देखा था कि हमारे इस डायग्राम में वो वाली साइड, बेस की वो वाली साइड जो कि लास्ट प्रोजेक्टर में होगी, वो साइड HP में होगी। कौन सी साइड हो सकती है देखते हैं। यहाँ पे लास्ट प्रोजेक्टर में या तो CD है या RS है। तो CD टॉप की साइड है जैसे कि हम जानते हैं, और बेस का नाम हमने PQRS लिखा था, तो RS बेस की साइड है। तो RS वो साइड होगी बेस की जो 30 डिग्री वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेस्टिंग ऑन HP एंड 30 डिग्री इंक्लाइंड टू VP। तो ये जो RS साइड है ये हमें इंक्लाइंड करना है 30 डिग्री VP से। हम इस डायग्राम नहीं, इस डायग्राम की बात करते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं RS यहाँ पर है और ये RS अभी यहाँ पर रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर है। ये अभी परपेंडिकुलर टू VP के जैसे बिहेव कर रही है। हम जानते हैं कि रेफरेंस लाइन से नीचे जो इंक्लाइनेशन मिलेगा, टॉप व्यू में जो इंक्लाइनेशन मिलता है वो वर्टिकल प्लेन के साथ मिलता है। तो अभी ये वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर के जैसे, अब इसको मुझे 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। मतलब अब ये सेम डायग्राम को उठा के कुछ इस तरह से कॉपी करना है यहाँ पर कि ये वाली जो साइड है RS, बेस की साइड RS जो कि HP में है, कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से RS लास्ट प्रोजेक्टर वाली साइड। इस लास्ट प्रोजेक्टर वाली साइड, तो इस RS को हम यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे। अब वो 30 डिग्री इंक्लाइन करने के लिए जस्ट इमेजिन कि इसको आप इस तरह से टर्न करोगे, इसको आप इस तरह से टर्न करोगे तो ये वाली साइड जो है ये कुछ इस तरह से टर्न हो जाएगी और 30 डिग्री तक ला देंगे और बना के छोड़ देंगे इसको। तो ये सेम डायग्राम यहाँ पर कॉपी करना है 30 डिग्री इंक्लाइन करके। तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस आगे जाते हैं, आगे जाकर हम यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लेते हैं, उसको 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनाएंगे यहाँ पर। तो हम ये प्रोटेक्टर का यूज करके 30 डिग्री पर इंक्लाइन बनाएंगे, यहाँ से 30 डिग्री लाइन इंक्लाइन बनाएंगे। इस लाइन में हम कैसे बनाएंगे, इंक्लाइन किसको करना है, इंक्लाइन करना है R और S को। तो ये वाली लाइन यहाँ कहीं पर बनाने के पहले, तो सबसे पहले ये बनाने के लिए देखो रेफरेंस लाइन, ये हमने रेफरेंस लाइन से बनाया है। तो रेफरेंस लाइन के पास में इस लाइन का कौन सा है, R है या S है, S है। तो ये S को हम यहाँ पे कहीं भी बना देते हैं अपनी मर्जी से, थोड़ा सा और इधर आगे बना देते हैं, यहाँ पर S हमने ये बना दिया। फिर S से R तक का डिस्टेंस लेंगे कंपास में, इस कंपास वाले डिस्टेंस को लेकर यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर हम बना देंगे R। S और R हमने दोनों मार्क कर दिए क्योंकि हमें S R वाली जो साइड है बेस की साइड, उसी को 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। इसको उठा के हमने यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ बनाने के बाद में बाकी की लाइंस कैसे बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि R S आपने इंक्लाइन कर दिया 30 डिग्री और इसको बना दिया यहाँ पर। उसके बाद ये पूरा डायग्राम यहाँ कॉपी करना है, तो ड्राफ्टर का यूज करेंगे, ड्राफ्टर की मदद से बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं R S पर ये लाइंस, ये तीनों लाइंस कैसी है, ये तीनों लाइन परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन पर, R S पर। R S हम यहाँ बना चुके हैं, इस पर ये तीनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाली लाइन जिसमें P और A और D है, ये लाइन S पर है, R S से परपेंडिकुलर है। तो अभी हम यहाँ पे ड्राफ्टर को सेट करेंगे R S के साथ, R S के साथ ड्राफ्टर को सेट करके उठा के रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे नीचे की तरफ। और वही काम यहाँ पर भी करेंगे R पे, क्यों, क्योंकि R S पर ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो R से भी एक परपेंडिकुलर लाइन, वापस से ड्राफ्टर को सेट करता हूँ R S के साथ, इस परपेंडिकुलर साइड की मदद से यहाँ से नीचे की तरफ हम एक और लाइन बना देते हैं, लाइन को और बड़ी बना देते हैं। ये बनाने के बाद में अब हम यहाँ पे कंपास लेंगे, कंपास लेकर S से P तक का डिस्टेंस लेंगे, उसे S पर रखकर इधर काट लेंगे तो हमें यहाँ पर P मिल जाएगा। फिर वापस आते हैं, S से A तक का डिस्टेंस लेंगे, उस डिस्टेंस को यहाँ रख के यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा A। हम इस डायग्राम को सेम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो बेस की साइड दी हुई थी हमें 30 डिग्री इंक्लाइन, हम उसको 30 डिग्री इंक्लाइन करना चाह रहे हैं यहाँ पर। सेम डायग्राम कॉपी कर रहे हैं। फिर S से D तक का डिस्टेंस लेंगे, उसको यहाँ से कंपास से यहाँ पर D बना देंगे, D मार्क कर देंगे। उसके बाद में वापस आते हैं इधर, R है हमारे पास, तो R से Q तक का डिस्टेंस कंपास में लेंगे, R से यहाँ पर Q तक का डिस्टेंस हम यहाँ पर Q बना देंगे। आगे देखते हैं, R से P तक का डिस्टेंस लेंगे, कॉपी करेंगे, इसको प्रोटेक्टर
R से B तक का डिस्टेंस हम लेंगे कंपास में, यहाँ से यहाँ तक बना देंगे, यहाँ हो जाएगा B। फिर R से C तक का डिस्टेंस कंपास में लेकर यहाँ से मार्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा C। अब इस डायग्राम को जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया है वैसे ही यहाँ कॉपी कर रहे हैं हम सेम, तो यहाँ पे ज़्यादा हम सोचेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट बना देंगे। A से B मिला हुआ था, B से C, C से D, D से A, ये रेगुलर लाइन थी, बाकी सब चीज़ें भी रेगुलर लाइन से बना हुआ था, उनको भी बना देते हैं। बस ये जो RS है ये बस डैश लाइन से बना हुआ था। इन सबको एज इट इज कॉपी कर दिया। अब इससे बचा एक्सिस बनाना, तो एक्सिस बनाने के लिए भी देखो हमारे पास ये RS है, इसमें बीच में से कहीं से जाएगी लाइन, जैसे कि यहाँ पर जा रही है RS, तो देख लेते हैं R से कितने दूर पर है, तो ये कंपास से सेट करेंगे, इतना कंपास का डिस्टेंस लेके यहाँ पे मार्क कर देंगे, यहाँ पर मार्क कर दिया। अब ये जो एक्सिस है वो RS पे एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, तो वही ड्राफ्टर का यूज वापस से करेंगे, ड्राफ्टर को इसके साथ सेट करेंगे, उठा के यहाँ रखेंगे और यहाँ से जाती हुई लाइन बनाएंगे। पहले वो लाइन बनाने के बाद हम देख लेंगे कि यहाँ से M कितने दूर पर है, तो यहाँ से उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर हम M मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हम आगे की तरफ देख लेंगे O कितने दूर है, कंपास से ले लेंगे इसको, यहाँ से रख के कंपास से सेट करके यहाँ पर बना देंगे O, इसको हम यहाँ से चेन लाइन बना देंगे, ये बन जाएगा। यही डायग्राम हमने यहाँ से, ये जो प्रोजेक्टर्स रिमेनिंग एक्स्ट्रा प्रोजेक्टर्स होते हैं इनको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया था उसको हमने 30 डिग्री इंक्लाइन करना था बेस की साइड को, जो कि HP में है। हमने यहाँ से देखा HP में RS था, लास्ट प्रोजेक्टर वाली साइड HP में होती है, तो हमने उसको यहाँ पे ढूंढा RS, ये परपेंडिकुलर थी, इसको हमने 30 डिग्री इंक्लाइन किया VP से। अब ये डायग्राम बनने के बाद जो हम फाइनल डायग्राम ऊपर की तरफ बनाएंगे, उस डायग्राम के लिए यहाँ से सारे प्रोजेक्टर्स ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से सारे लोकस बनाएंगे। ड्राफ्टर की मदद से ड्राफ्टर को रेफरेंस लाइन के साथ सेट करेंगे, उसको यहाँ रख के यहाँ से सारे वर्टिकल ऊपर की तरफ बना देंगे और यहाँ से सारे लोकस इस तरफ बना देंगे। चलिए ड्राफ्टर की मदद से हमने सारे प्रोजेक्टर्स बना दिए, सभी यहाँ से सभी पॉइंट्स पे लोकस बना दिए। अब पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पॉइंट्स फाइंड आउट करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास टॉप में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे मिल जाए, बेस में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे मिल जाए, कोई भी पॉइंट मिसिंग ना हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। टॉप का नाम हमने क्या रखा था, ABCD। वो पॉइंट यहाँ ढूंढते हैं। सबसे पहले A ऊपर है, A डैश का लोकस और यहाँ पर A का प्रोजेक्टर यहाँ पर आकर मिल रहा है, ये हो जाएगा A डैश। B डैश भी है तो B डैश का लोकस और B का प्रोजेक्टर यहाँ से यहाँ आके मिल रहा है, ये हो जाना है B डैश। बात करते हैं इसके बाद C की। C डैश का लोकस और C का प्रोजेक्टर यहाँ आके मिल रहा है, ये हो गया C डैश। फिर D का लोकस, D का प्रोजेक्टर यहाँ आके मिल रहा है, ये हो जाएगा D डैश। इसके बाद में इसका सेंटर भी था एक O, तो O डैश और यहाँ पर O होगा, यहाँ पर M है। O डैश का लोकस, O का प्रोजेक्टर यहाँ पर हो जाएगा O डैश। आगे चेक करते हैं। बेस की बात करते हैं। बेस बचा हुआ है तो P का लोकस, P का प्रोजेक्टर यहाँ पर P डैश, Q का लोकस एंड Q का प्रोजेक्टर Q डैश। वैसे ही R का लोकस, R का प्रोजेक्टर R डैश, S का लोकस और S का प्रोजेक्टर यहाँ पर S डैश। बेस का एक सेंटर था जिसका नाम हमने लिखा था M, तो देखते हैं M का प्रोजेक्टर कहाँ से, M का प्रोजेक्टर ये है और M का लोकस यहाँ पर आकर मिल रहा है, ये हो जाएगा M डैश। अब ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ मिल गए। अब इनको कैसे ज्वाइन करेंगे? इनको ज्वाइन करने के लिए जैसे हम यहाँ पर टॉप व्यू बना रहे हैं, टॉप व्यू के लिए हम ऊपर से फ्रंट व्यू को ऊपर से देख रहे थे, टॉप व्यू के लिए हम फ्रंट व्यू को ऊपर से देख रहे थे, वैसे ही अब उल्टा हो जाएगा। अब हम बनाने वाले फ्रंट व्यू, तो हम टॉप व्यू को इस तरफ नीचे की तरफ से देखेंगे। सपोज कि ऑब्जर्वर यहाँ से जब देख रहा होगा, ऑब्जर्वर जब यहाँ से देख रहा होगा तो ऑब्जर्वर की तरफ कौन सी चीज है, ऑब्जर्वर की तरफ इस ऑब्जेक्ट का ये टॉप वाला फेस है जिसका नाम है ABCD। तो अगर हम बात करते हैं, अगर ये इस तरह से रखा हुआ है आपकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ अगर ये वाला फेस है तो आपको सबसे पहले कौन सा फेस दिखाई देगा, जो आपकी तरफ है। मतलब अगर टॉप वाला फेस आपकी तरफ है तो आपको ये दिखाई देगा। वैसे ही यहाँ पर ऑब्जर्वर के पास कौन, ऑब्जर्वर के पास में, ऑब्जर्वर के सबसे पास में ABCD टॉप वाला फेस, तो ये ऑब्जर्वर को पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो हम सबसे पहले इसको बनाएंगे और जो चीजें डायरेक्टली विजिबल होती है वो चीजें हम बनाते हैं डायरेक्ट लाइन से, मतलब रेगुलर लाइन से, कंटिन्यूअस लाइन से। तो मिला लेते हैं उसको। टॉप क्या था हमारा ABCD, A से B मिला दिया,
D से C, C से D और D से A। ये टॉप ऑब्जर्वर के पास था इसलिए इसको हमने बना दिया। अब ये देखते हैं कि ऑब्जर्वर के सबसे नजदीक कौन सी चीज है, सबसे नजदीक कौन से पॉइंट है, कौन से कॉर्नर से, वो देखते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ ऑब्जर्वर के पास में, ऑब्जर्वर अगर नीचे भी होगा तो उसके सबसे नजदीक है C वाला पॉइंट। अगर C सबसे पास में है मतलब C से जाने वाली सारी लाइन उसके लिए विजिबल होगी, तो C से जाने वाली लाइन को हम मिलाते हैं। C यहाँ पर देखते हैं ऑब्जर्वर के सबसे पास था C, मतलब C से जाने वाली हर एक लाइन हमें मिल जाएगी। यहाँ पर हमने टॉप को मिला दिया, अब टॉप के हर एक पॉइंट को बेस के हर एक पॉइंट से मिलाएंगे। टॉप का पॉइंट हम सबसे पहले मिलाएंगे C को, क्यों? ABC सबको मिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे जो ऑब्जर्वर के सबसे पास है, वो उसको दिखाई देगा, उससे जाने वाली हर एक लाइन दिखाई देगी, तो हम सबसे पहले उसको मिलाएंगे। C से किसको मिलाना है? इस डायग्राम से देखो C के साथ कौन है? R। C से R एक वर्टिकल लाइन है, उसको हम मिला रहे हैं। तो C यहाँ है, C से R को हम रेगुलर लाइन से मिलाएंगे, क्यों? क्योंकि C सबसे पास में है ऑब्जर्वर के और वो विजिबल होगा। तो C से R को हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से रेगुलर लाइन के थ्रू हम मिलाएंगे। अब C से R मिला दिया, अब बाकी के टॉप के 3 पॉइंट्स हैं उनको भी मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमें अब सीधे समझ में आता है कि C हमारी तरफ है तो D और B और A थोड़ा सा दूसरी तरफ होंगे, तो यहाँ पे किनको मिलाना है? अब यहाँ टॉप के हर एक पॉइंट को बेस के हर एक पॉइंट से जब मिला रहे हैं, C को तो हमें पता था C सबसे पास में ऑब्जर्वर के, वो दिख रहा है, उससे जाने वाली लाइन भी दिखेगी, उसको हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पर B को मिलाएंगे, तो B को किससे मिलाना है? Q से। देखिए B Q से मिलेगा, C R से मिलाया हुआ है, D S से मिलेगा, A P से मिलेगा, तो हम इनको मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखो B से Q जो लाइन आएगी वो कंटिन्यूअस लाइन आएगी या डैश लाइन आएगी, तो जो आउटलाइंस होती है वो हमेशा विजिबल होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा भी रखा हो, उसकी जो सबसे बाहर वाली लाइन होगी वो ऑब्जर्वर के लिए हमेशा विजिबल होती है। तो मतलब यहाँ पर भी जो आउटलाइंस हमारे पास है उनको हम रेगुलर बनाएंगे। हम देख रहे हैं कि B से Q सबसे बाहर है, बाहर की तरफ है, मतलब इससे ज्यादा बाहर कुछ और नहीं है। अगर अंदर की तरफ होता है तो हम सोचते हैं कि इसको डैश बनाएं या कंटिन्यूअस, लेकिन अगर बाहर है तो ये कंटिन्यूअस लाइन ही बनेगा। हमने B से Q मिला दिया, C से R मिला दिया है। अब D से किसको मिलाना है? तो देखिए D से हमें मिलाना है S को। D और S एक वर्टिकल है, D ऊपर है, S बेस में। D से S मिला, देखिए D से S भी सबसे बाहर की तरफ है, तो D से S को हमने मिला दिया यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन से। अब बात करते हैं क्या बचा है? A, B, C और D तीनों को मिला दिया। अब A को किससे मिलाना है? A को मिलाएंगे P से। देखिए ये A और P दोनों एक साथ हैं, A टॉप का कॉर्नर है और P उसके जस्ट नीचे वाला बेस का कॉर्नर है। तब A से P को मिलाना है, A से P ये पीछे की तरफ है, अगर C हमारी तरफ होगा तो A पीछे की तरफ होगा, ये कुछ इस तरह तिरछा रखा हुआ है। अगर ये दो पॉइंट हमारी तरफ है C और D, तो A और B डायग्राम में भी दिखाएंगे पीछे की तरफ होंगे, और जो पीछे की तरफ चीज होगी वो हमें विजिबल नहीं होगी। तो जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर को भी देखो कि A वाला पॉइंट उसके एक बहुत पीछे की तरफ है, वो हमें नहीं दिखाई देगा। तो हम A से P को मिलाएंगे डैश लाइन से, इसके लग के हम इसको मिलाएंगे डैश लाइन से। देखिए हमने सबसे पहले टॉप मिलाया, ऑब्जर्वर के पास ही था तो टॉप को कंटिन्यूअस लाइन से मिलाया। टॉप के हर एक पॉइंट को बेस के हर एक पॉइंट से जोड़ा, उसके अकॉर्डिंग जो दिख रहा है उसको कंटिन्यूअस लाइन, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको डैश लाइन। अब बेस को मिलाते हैं पहले। अब बेस को मिलाने के लिए देखिए जो बाहर की आउटलाइंस होती है वो रेगुलर बनेगी, जैसे कि Q से R रेगुलर, R से S ये भी रेगुलर। अब बाकी की जो दो लाइंस है जैसे कि Q से R मिला दी, R से S, S से P को मिलाना है, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ, जो कि विजिबल नहीं होगा। तो जो विजिबल नहीं है उसको मिलाएंगे यहाँ से डैश लाइन से, यहाँ पर डैश लाइन से मिला दिया। और P से Q को मिलाना बाकी रह गया, तो P से Q को भी डैश लाइन से मिलाएंगे क्योंकि ये भी पीछे की तरफ होगा। अब ये डायग्राम हमने बनाई है, 3 डायमेंशनल डायग्राम हमें दिख रहा है कि इस तरह से सामने से झुका हुआ सामने की तरफ। इसमें हमने सबसे पहले टॉप को मिला, यहाँ पर कोई भी लाइन मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉइंट को बिना ज्वाइन किए हम नहीं छोड़ेंगे। हमने टॉप में ABCD को मिला दिया, चेक कर लेते हैं। बेस में PQRS को पूरा मिला दिया, वो भी चेक कर लेते हैं। फिर टॉप के हर एक पॉइंट को बेस के हर एक पॉइंट से ऐड कर दिया, वो भी कर दिया। सिर्फ एक चीज बचा है, एक्सिस बनाना। तो एक्सिस में हम O से M को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, वो भी किस तरह से? चेन लाइन से। ये एक्सिस को हम यहाँ पे दूसरे कलर से बना देते हैं। ये हमारा एक्सिस है। यहाँ पर अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहला वाला जो स्टेप था, सबसे पहले वाले स्टेप में आपने स्टैंडिंग ऑन, सबसे पहले वाले स्टेप में हमने इसे स्टैंडिंग ऑन HP माना है। दूसरे वाले स्टेप में हमने इसे इसके एक्स
एक्सिस को HP से इंक्लाइन किया है। तीसरे वाले स्टेप में हमने जो साइड HP में है उसको इंक्लाइन किया है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, a square prism of 30 mm base side and 60 mm height resting on HP on one of its base side which is 30 degree inclined to HP and its axis is 45 degree inclined to HP। अब यहाँ पर देखते हैं जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले इस पूरे को मैं एक समरी के फॉर्म में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट जिस प्लेन से टच कर रहा है उसमें इसे रखा हुआ एज्यूम करेंगे, स्टैंडिंग ऑन दैट प्लेन मानेंगे। HP में था हमारा, टच कर रहा था, हमने इसे स्टैंडिंग ऑन HP माना। जिस प्लेन में रखा है उसमें बनने वाला व्यू पहले बनाएंगे, तो हमने टॉप व्यू पहले बनाया। टॉप से देख रहा था मैं उस ऑब्जेक्ट को, तो हमें ऊपर स्क्वायर दिख रहा था, मैंने टॉप व्यू यहाँ पे ये बनाया। अब टॉप व्यू बनाते समय हमें बताएं कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका टॉप भी है बेस भी है, तो हमने 2 बार नाम लिखे हैं इसके। टॉप के अलग नाम लिखे हैं, बेस के अलग नाम। टॉप के नाम ABCD लिखा है, बेस के नाम PQRS लिखा है। बेस के नाम में ब्रैकेट लगेगी ताकि हमें पता चले कि टॉप कौन है, बेस कौन है, इनका सेंटर निकालें। इसके बाद इन सब की मदद से हमने बनाया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में भी देखा कि बेस आपका बनेगा हमेशा रेफरेंस लाइन पर और टॉप उससे जितने दूर बनेगा, जितनी हाइट दी होगी, जितनी एक्सिस की लेंथ दी होगी, 60 mm में एक्सिस की लेंथ दी थी तो 60 mm हमने ऊपर टॉप बनाया। इस पूरे डायग्राम को इस तरह से बनाया। बनाने के बाद में हमने कहा था कि इंक्लाइनेशन कौन सा करें, बेस की साइड का इंक्लाइनेशन दिया हुआ था और एक्सिस का इंक्लाइनेशन दिया हुआ था। तो हमने जो स्टेप्स लिखे थे उसके सेकंड स्टेप में हमने लिखा था कि इफ स्टैंडिंग ऑन HP, अगर HP में रखा हुआ है देन हमें जो HP के साथ इंक्लाइनेशन दिया होगा वो हमें पहले बनाना होता है। तो HP के साथ किसका इंक्लाइनेशन दिया था, यहाँ पे एक्सिस का इंक्लाइनेशन दिया था, तो हमने पहले एक्सिस को इंक्लाइन किया और एक्सिस को इंक्लाइन किया HP से। आप जानते हो कि HP से इंक्लाइनेशन फ्रंट व्यू की तरफ मतलब रेफरेंस लाइन से ऊपर मिलता है। हमने इस डायग्राम को उठा के यहाँ बनाया। यहाँ बनाते समय ये ध्यान रखना है, बेस को इंक्लाइन करेंगे सबसे पहले कितना, 90 - थीटा, बेस की मदद से ही बनाएंगे। एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करना है तो बेस को 45 डिग्री इंक्लाइन करेंगे। कभी एक्सिस को 30 डिग्री इंक्लाइन करना होगा तो बेस को हम 60 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, 90 - थीटा। ये बना दिया। इसको एज इट इज कॉपी करने के बाद में इनके प्रोजेक्टर्स और इनके लोकस की मदद से यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड आउट किए। इन पॉइंट्स में फिर हमने देखा कि ज्वाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने देखा ऑब्जर्वर अगर ऊपर से दिख रहा है तो उसको टॉप ABCD पूरा दिख रहा होगा, हमने ABCD पूरा बना दिया, कंप्लीट रेगुलर लाइन से, कंटिन्यूअस लाइन से बना दिया। फिर टॉप के हर एक पॉइंट को बेस के हर एक पॉइंट से जोड़ा। A को P से जोड़ा है, A को P से, B को Q से। ऊपर से दिख रहा है कि A और P, B और Q ये दिख रहे होंगे तो मैंने इसको रेगुलर लाइन से बनाया। फिर C और D नहीं दिखाई दे रहा होगा ऊपर से, तो CD को हमने डैश लाइन से बनाया, पर वो ओवरलैप, इसको कंटिन्यूअस लाइन में ओवरलैप कर लिया इसलिए वो दिखाई नहीं देगा, तो हमने इसको नहीं बनाया। वैसे ही D से S वो भी बना दिया। टॉप के हर एक पॉइंट को बेस से जोड़ दिया, बेस के पॉइंट्स को मिला देंगे आपस में। तो हमने P से Q, Q से R, R से S और S से P को मिलाया। R से S नहीं दिखाई दे रहा तो इसको हमने चैन लाइन से, डैश लाइन से बना के ये इस तरह से डैश लाइन से बना। इसके बाद में जो बचा हुआ थर्ड स्टेप होता है, जो भी रिमेनिंग इंक्लाइनेशन है उसको हमें बनाना है। तो थर्ड स्टेप में एक चीज इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो HP में रखा हुआ है उस HP में रखी हुई साइड का इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया था VP से। मतलब HP में कौन सी साइड रखी होगी वो हमें पता चलेगी हाँ लास्ट प्रोजेक्टर से। लास्ट प्रोजेक्टर में कौन है, CD और RS। तो RS बेस की साइड है तो हम RS को लेके चलेंगे, लेकिन इस डायग्राम से नहीं, इस डायग्राम की बात करेंगे। इसमें देखो वो साइड कहाँ पर है, ये है RS। इसको कितना इंक्लाइन करना है वर्टिकल से, 30 डिग्री। यहाँ पर अभी ये परपेंडिकुलर है, नीचे की तरफ दिख रहा है परपेंडिकुलर ये रेफरेंस लाइन से। इसको इतना घुमाएंगे कि ये 30 डिग्री हो जाए। तो हमने उसके लिए पहले 30 डिग्री इंक्लाइन करके एक लाइन बनाया, उसमें RS को सबसे पहले प्लॉट किया, कहीं पर भी कितने भी दूरी पर यहाँ के RS को प्लॉट किया। RS को बनाने के बाद ये डायग्राम एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दिया ड्राफ्टर की मदद से। फिर इसके प्रोजेक्टर, इसके लोकस में डायग्राम को ढूंढा। यहाँ पर भी सारे पॉइंट्स ढूंढ लिए। पॉइंट ढूंढने के बाद में हमने देखा यहाँ से ऑब्जर्वर जब देखेगा तो ऑब्जर्वर के पास सबसे पास में होगा उसका टॉप जो दिख रहा है हमें ABCD। अगर ये ऑब्जर्वर के पास में है तो ये पूरा विजिबल है। जो विजिबल होता है उसको कंटिन्यूअस लाइन से बनाए। सबसे पास कॉर्नर में C है तो C से जाने वाली लाइन रेगुलर। अगर ये लाइन रेगुलर बना दी है तो इसके बाद हमें समझ में आ रहा है कि B से Q, D से S ये बाहर वाली लाइन है, आउटलाइन हमेशा विजिबल होती है, उनको भी हमने बना दिया। बाकी जो भी हिडन लाइंस थी जो नहीं दिखाई दे रही थी उनको डैश लाइन से बनाकर ये बना दिया। इस तरह से डायग्राम ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस और करेंगे। लेकिन एक बार इसमें स्पेशली और ध्यान रखना है कि जो गिवन डायमेंशंस होती है उनको जरूर लिखना है। यहाँ पे ज्यादा डायमेंशंस नहीं दी हुई है, यहाँ पे आपको हाइट दी हुई है तो हाइट यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पर हमें बेस की साइड की लेंथ दी हुई थी तो वो
ये हमें 30 mm नाप कर बनाना है, ये हमें 60 mm नाप कर बनाना है, इसके बारे में इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।